अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान नेवी ने जदीद तरीन LY-80N मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। यह मिसाइल चलते हुए बहरी जहाज से फायर किया जा सकता है और किसी भी तेज़ रफ्तारी से आते हुए हवाई जहाज, मिसाइल या ड्रोन को हिट करने की सलाहियत रखता है। हम लोगों ने कामयाबी से उड़ते हुए ड्रोन को मार गिराया है। कितने किलोमीटर तक इसकी हदूद है, कितनी बुलंदी तक ये मार कर सकता है, और ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में कई सालों से ताख़ीर का शिकार एक अहम नहर को बहाल करने के लिए बजट में शामिल किया गया है, जिससे 13,000 एकड़ बंजर पड़ी हुई ज़मीन काबिल काश्त हो सकेगी। इस नहर के आने के बावजूद लोअर और अपर दीर में फिर भी 3,200 एकड़ ज़मीन ऐसी बच जाएगी, जिससे अगर पानी मुहैया कर दिया जाए तो वहाँ बेहतरीन बागात उगाए जा सकते हैं, फसलें उगाई जा सकती हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन चले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान नेवी ने जदीद तरीन LY-80N मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये मीडियम रेंज का ऐसा मिसाइल है जो कि चलते हुए बहरी जहाज से फायर किया गया और हवा में उड़ते हुए एक ड्रोन को कामयाबी से इसने तबाह किया है। इस मिसाइल का मकसद ही बहरी जहाज़ों को और इस तरह की दीगर इंस्टॉलेशंस को दुश्मन के टारगेट से महफूज रखना है। ये तेज़ तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट को हिट कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स को हिट कर सकता है, आने वाले ड्रोन्स को हिट कर सकता है, और तो और ये क्रूज मिसाइल्स को भी हिट कर सकता है, जो कि बहुत नीचा उड़ते हैं और नॉर्मली रडार के ऊपर नहीं आते। बहुत तेज़ी से ये एक्टिवेट होता है और उन्हें टारगेट तक पहुंचने से 40 किलोमीटर पहले ही हवा में तबाह कर देता है। ये बेसिकली एक किस्म की शील्ड बबल बना लेता है जिस चीज़ के ऊपर ये लगा होता है। फिज़ा में भी और ज़मीन के ऊपर भी ये टारगेट करने की सलाहियत रखता है। अब इसकी रफ्तार जो है वो आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा है। मैक 3 की रफ्तार से ये ट्रैवल करता है। 1200 मीटर फी सेकंड की रफ्तार है इसकी। अब ये अगर फ़िज़ा के अंदर देखा जाए तो 15 किलोमीटर की बुलंदी तक अगर कोई टारगेट आ रहा है तो उसे 15 किलोमीटर ऊपर ही तबाह कर देता है, और अगर रेंज की बात करें तो 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। कोई भी चीज़ आए तो उसे ये टारगेट करने का इख्तियार रखता है। अब पाकिस्तान चूँकि शुमाली बहर अरब के अंदर इस वक्त अपनी समंदरी जो नेशनल लेवल के ऊपर एक्सरसाइज होते हैं उन्हें कर रहा है, फिर हम आजकल धड़ाधड़ मिसाइल के तजर्बे भी कर रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले हमने अपने तैमूर मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया था, जो एक क्रूज मिसाइल है। 600 किलोमीटर तक उसकी रेंज है और वो ज़मीन से तकरीबन 10-15 मीटर की बुलंदी पे ही मुसलसल ज़मीन के हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता रहता है और रडार पर बहुत कम डिटेक्ट होता है। फिर पिछले साल नवंबर के अंदर हम लोगों ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद ही है कि अपने दिफा को मज़ीद मजबूत बनाया जाए, दुश्मन को भी पैगाम दिया जाए कि हम लोग हर वक्त तैयार हैं, और ख़ुद भी अपने आप को कॉन्फिडेंस के अंदर रखा जाए, अपनी गलतियाँ कोताहियाँ उनको ठीक करें और अपनी प्रिसीजन को बेहतर से बेहतरीन करें। अब ये जो LY-80N मिसाइल है ये बेसिकली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान ने चाइना से ली है, और चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें भी डेवलप करता रहता है। अब इस मिसाइल के ऊपर 70 किलो तक का बारूद जो है, मुख्तलिफ़ किस्म का वॉरहेड, वो लोड किया जा सकता है और आने वाले तकरीबन हर किस्म के ऑब्जेक्ट को ये निशाना बना सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में कई सालों से ताख़ीर का शिकार एक अहम नहर को, जिसे दीर केनाल कहते हैं, उसे शुरू करने के लिए बजट में पैसे रख दिए गए हैं। अब इस नहर के ज़रिए अपर दीर और लोअर दीर के अंदर 13,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब होगा, जो काबिल काश्त तो है लेकिन वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। अब हमारे पंजाब के रहने वालों के लिए, सिंध के रहने वालों के लिए ये शायद रकबा थोड़ा हो, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा को ज़हन में रखें और वहाँ पर लोगों के पास ज़मीन थोड़ी थोड़ी है, कनालों में ज़मीन है, एकड़ में ज़मीन होना बड़ी बात होती है, तो वहाँ के हिसाब से बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। अब ये 13,000 एकड़ रकबा 2.5 अरब रुपए सालाना की इकॉनमी जनरेट करेगा उस छोटे से एरिया में जो कि अपर और लोअर दीर का है। बेसिकली जो दरियाए पंचगोड़ा है
اس سے یہ نہر نکالی گئی ہے. کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ خراب ہو گئی, اس کی رینوویشن درکار ہے. تو اس سے ان دونوں اضلاع کے اندر جو اس وقت قابل کاشت رقبہ ہے وہ 50% ایڈ ہو جائے گا. اس وقت جو اپر دیر ہے اس میں 22,371 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ نہری پانی سے سیراب ہو رہا ہے. لوور دیر میں صرف 1,781 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ نہری پانی سے سیراب ہو رہا ہے. مجموعی طور پر 22,500 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ ان دونوں اضلاع کے اندر نہری پانی سے سیراب ہو رہا ہے. اویلیبل رقبہ کتنا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اپر دیر میں جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ 31,572 ایکڑ ہے. اس میں صرف 22,371 ایکڑ جو ہے وہ اس وقت زیر کاشت ہے. لوور دیر چلے جائیں تو وہاں 18,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ قابل کاشت ہے. اس میں سے کتنا صرف کاشت ہو رہا ہے 1,781 ایکڑ, یعنی کہ 16,219 ایکڑ رقبہ لوور دیر میں ایسا موجود ہے جہاں آپ نے صرف پانی پہنچانا ہے. زمین بہترین ہے, قابل کاشت ہے, کوئی بہت پہاڑ نہیں ہے, تو لوگ وہاں پر اپنی سبزیاں, اپنے آرچڈ, اپنے باغات, اپنی تمام فصلیں اگا کر اپنے آپ کو بھی تگڑا کر سکتے ہیں, صوبے کی معیشت کے اندر بھی بڑا حصہ ڈال سکتے ہیں, اور ملک کی معیشت میں تو وہ کنٹریبیوٹ کر ہی سکتے ہیں. یعنی ان دو اضلاع کے اندر ابھی بھی 16,219 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جسے صرف پانی دے کر قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے. اس نہر کے بعد 13,000 ایکڑ رقبہ تو قابل کاشت بن جائے گا, پھر بھی 3,219 ایکڑ رقبہ ایسا بچے گا جسے ہمیں پانی دینا ہوگا اسی کینال کو ایکسپینڈ کر کے. اگر اسے 10 کلومیٹر مزید ایکسپینڈ کر دیا جاتا ہے, جس کا پروجیکٹ بڑے عرصے سے کاغذوں میں گھوم پھر رہا ہے کہیں, تو یہ پروجیکٹ مزید جب 3,219 ایکڑ رقبے کو جا کے سیراب کرے گا تو وہاں پر بھی کم از کم 50 سے 60 کروڑ روپے کی اکانومی جنریٹ ہوگی. جب وہ اکانومی جنریٹ ہوگی تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سائن آف ریلیف ہوگا. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے وسائل کس قدر رکھے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پہاڑوں سے لے کر نیچے بلوچستان تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ پانی کی نعمت سے نوازا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس پانی کا خیال نہیں کرتے, اسے پریزرو نہیں کرتے, اسے متعلقہ مقام تک پہنچا ہی نہیں پاتے. پانی کا, ڈیم کا, نہر کا پروجیکٹ ہو, اس پہ کئی سال لگا دیتے ہیں. ایسا پروجیکٹ جس سے ہمیں ووٹ ملنے کی امید ہو, اسے ہم سر پہ کھڑے ہو کر دنوں کے اندر کمپلیٹ کرواتے ہیں. ہمیں اپنی مینٹیلٹی بدلنی ہوگی. ہمیں ان پروجیکٹس کو پرائورٹائز کرنا ہوگا جن سے لوگوں کو زیادہ استفادہ ہوتا ہے. پھر ان پروجیکٹس کو ہمیں پہلے نمبر پر رکھنا ہوگا جن سے لوگوں کی آمدن بڑھتی ہے. اس آمدن کے بڑھنے سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. ملک کے ٹیکس بڑھیں گے تو ملک کے اخراجات کم ہوتے ہیں. ملک اپنی جیب سے مختلف قسم کے جو قرضے ہیں, ان کا سود ہے, وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے. تو ہمیں اس طرف اب کوشش کرنی ہوگی, زرعی میدان کے اندر, صنعتی میدان کے اندر, ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر, اگر ہم نے اپنی جیب سے قرضے اتارنے ہیں اور خود کو خود کفیل بنانا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے.